मुस्लिम आप एग्जाम्पल लेके आओ, आप ये कहो कि ये मेरी मॉस्क है, ये मॉस्क पे कोई हिंदू किंग आया, उसने डिमोलिश करी और वहां पे टेंपल बनाया, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा कोर्ट, लड़ो। मुस्लिम्स की होलीएस्ट श्राइन, में नाम नहीं लूंगा, सर तन से ज्यादा होने का डेंजर है, अगर वो डिमोलिश हो जाए, उसकी जगह कोई शिव मंदिर बनाए, आपको क्या लगता है रौनक, हैंड ऑन हार्ट, मुस्लिम्स वोंट फाइट फॉर रिक्लेमिंग दैट मॉस्क? What do you think? They would or they would not? यहां पे सर तनसे का डेंजर है, but the point is, why shouldn't they? Of course they should. तो why shouldn't the Hindus यार? मेरी ये बात समझ में नहीं आती। और आप जस्टिस ऐसे काम करता है कि 30,000 टेंपल हैं, चलो मैं आपको ना 3 दे देता हूं, 3 पे आप कोर्ट जाओ, चलो ऐसा करो, नहीं अच्छा यार आज दिन अच्छा है, देखो धूप निकली 4 ले लो, चलो यार देखो आज पकौड़े बने 5 ले, क्या धनिया मिर्ची है कि क्या है, चल क्या रहे हैं यहाँ पे, आप सब्जी वाले हैं क्या? और जस्टिस ऐसे काम करता है। कश्मीरी हिंदूज थे, 30,000 मान लो केसेस ऑफ एट्रोसिटीज हुए, आप कहोगे कि नहीं सिर्फ गिरिजा टीकू का और मिस्टर बीके गंजू का और जो वहां पे स्क्वाड्रन लीडर थे उनके केस रीओपन करो, बाकी 29,997 को रहने दो। इज दिस जस्टिस? जस्टिस इज यूनिवर्सल, अदरवाइज इट इज इनजस्टिस यार। बाकी 40,000 जो 39,997 को क्यों आप वो करो? दैट्स नॉट जस्टिस इन माई आईज। जस्टिस हैज टू बी, आप कोई भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको बार बार कोर्ट क्यों किया जाता है? राइट, बिकॉज इट इज सपोज टू बी यूनिवर्सल, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्टिस? पर आनंद जी, यही जो आपका रिएक्शन था, आप जोश में आ गए, और ऐसे जब ज्यादातर लोग यहाँ इमोशनल भावुक हो गए, तो लोग जब भावुक होते हैं तो वो उनकी भावुकता अलग अलग तरीके से निकलती है, सोशल मीडिया पर अलग तरीके से निकलती है, सड़कों पर अलग तरीके से निकलती है। तो दूसरे तरफ के जो लोग हैं या कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यही जो रिएक्शन है, यही काम बीजेपी ने किया है क्योंकि लोग चाह रहे हैं इस रिएक्शन के बल पर हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत। पर आप ही की किताब हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र में आपने कहा है कि हिंदूज 8th क्लास सिटीजन है। तो क्या सच में उनके साथ ज्यादती हो रही है, या फिर अगर आप आज अपनी बात इमोशनली और अच्छे तरीके से रख पा रहे हो तो ज्यादती कहाँ हो रही है? धीरे धीरे आप रिक्लेम भी कर रहे हो, आपकी चीजें जो आप इतने सालों से नहीं पा रहे थे। देखिए, हमेशा फैक्ट्स पे जाना चाहिए, साइंस पे हमें बताती है। तो अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं तो 2 चीजें बाहर निकलती हैं। नंबर 1, जो ये लोग डरा रहे हैं कि यार अब देखो फाशिस्ट हिंदू राष्ट्र आ गया, हाय हाय हर चीज तोड़ देंगे, ये वो, इनका काम है तोड़ना। लेफ्टिस्ट इलीगली चीजें तोड़ते हैं। अगर आप लीगली कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हो, हाउ इज दैट एनार्की, हाउ इज दैट वेंडलिज्म? मतलब ये तो आप जस्टिस सीख करने को रोक रहे हो, ये डेमोक्रेसी तोड़ रहे हो। और आप अराउंड द वर्ल्ड देखिए, जो कि जो लेफ्ट होता है, दे वांट टू रिड्रेस एंड रिक्लेम प्लेसेस दैट हैव बीन टेकन अवे अनफेयरली, जिसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करवाना चाहते हैं। दे वांट टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। वहां पे कहते हैं डंकी की चोट पे इलीगली हटाना हटाओ। अभी किंग लियोपोल्ड, जिन्होंने कॉन्गो में मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, आइवरी ट्रेड करी, वो सब किया, उसका स्टैच्यू इलीगली हटाया और लेफ्ट ने चीयर किया। ठीक है, कन्फेडरेसी जनरल्स हैं साउथ में, जो अमेरिका का जो साउथ है, वहां पे उन्होंने जो रेसिज्म किया, और बहुत सारे पिज़ारो मेक्सिको में, बहुत सारे ऐसे केसेस, हर एबोरिजिनल्स की राइट्स हैं, वहां पे लेफ्ट कहता है हक से लो, ये लीगल इलीगल मारो गोली यार, सड़क पे आ जाओ। लेकिन इंडिया में है, ये कहते हैं कि औरंगजेब महान है, टीपू महान है, आप कोर्ट भी ना जाओ अगर आपको ये मंदिर रिक्लेम करना है। तो एक तो ये ड्यूप्लिसिटी है लेफ्ट की, कि यहां पे मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं। अगर मैं लेफ्टिस्ट होता तो ये लीगल रूट नहीं एम्प्लॉय करता, मैं सीधे जाता और कहता है काशी को छीन लो। तो मैं आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, आई एम गोइंग लीगली एंड लॉफुली, विच यू आर प्रिवेंटिंग मी थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो नंबर 1 ये एट्रोसिटी है। नंबर 2, जो ये हिंदू राष्ट्र लोग कहते रहते हैं, मैंने 8 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता था ये रौनक जी, बहुत सारे केसेस। तो मैं पहले हिंदुओं को 2nd क्लास सिटीजन मानता था, फिर टीवी पे ऐसी डिबेट चली, मैंने कहा तो 2nd क्लास सिटीजन है, अपने ही देश में हिंदू रेफ्यूजीज हैं, ये 2nd क्लास नहीं हुआ? आप बताइए कोई आर जर्मन रेफ्यूजी इन जर्मनी? है ऐसा केस? डू यू फाइंड ब्रिट्स एज रेफ्यूजीज और इन एग्जाइल इन ब्रिटेन? सवाल ही नहीं है। आर अमेरिकन रेफ्यूजी इन अमेरिका?
Why are 7 lakh Hindus refugees and exiled in India यार? मतलब क्यों? ये किसी के ऊपर चढ़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये हिंदूज के अपीजमेंट की बात नहीं हो रही है, ये किसी और रिलीजन के लोगों के ऊपर पैर रखने की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है भैया जो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो हिंदूज को वो मत करो। इस पे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो डिक्टेटरशिप आ गई, फाशिज्म आ गया, क्योंकि ये इनको फैक्ट दिख रहे हैं, इनको ये दिख रहा है कि लॉयर्स को दिख रहा है, जजेस को दिख रहा है कि यार डेमोक्रेसी में हाउ कैन यू डिनाई पीपल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, दिस इज रॉन्ग एंड इट इज कंटिन्यूइंग, दे कैन सी इट इज कंटिन्यूइंग एंड इफ समबडी टॉक्स अबाउट इट दे से यार इसको छुपा लो भाई, इसको छुपाओ, वरना ये तो 40,000 मांगेंगे भाई, 4 लाख मांगना होगा 4 लाख मांगेंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप वक्फ एक्ट को देखिए, आप हिंदू टेम्पल्स को ले लीजिए, आप ये बताइए हम सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म का पूरा हवा बना के रखा हुआ है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, हाय हाय सेकुलरिज्म हट जाएगा। भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है जहां पे सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ, मॉस्क को नहीं किया हुआ, चर्चेस को नहीं किया हुआ। तब ये सब चुप हो जाते हैं जितने मौलवीज ओवैसी, इनसे बोलो अच्छा अगर आप इस सेकुलरिज्म को मानते हैं तो मॉस्क को भी लाइए ना कंट्रोल में, उनसे आंसर पूछिएगा क्या होगा। एकदम उल्टा होगा, जब मॉस्क कंट्रोल में आ जाएगी स्टेट के तो वो कहेंगे सेकुलरिज्म हट गया। लेकिन पिछले 70 साल से हिंदू टेम्पल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, द लैंड दैट दे ओन, द रेंट इज सेट बाय द स्टेट, lakhs of crores have been leached off Hindu temples, हैं वो इनको दिख रहा है सेकुलरिज्म है। अब ये बताइए, ये अपीजमेंट चाहता हूं मैं ये हटे, या ये मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हटे? कोई भी सेंसिबल आदमी कहेगा यार डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हटाओ इसको, या तो मॉस्क और चर्चेस को लाओ कंट्रोल में, जो कि गलत है, मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इसको सेकुलरिज्म मान रहे हो तो वो लाओ ना, या आप हिंदू टेम्पल्स को हटाओ। अब डिस्क्रिमिनेशन को हटाना अपीजमेंट कैसे हो गया, हिंदू राष्ट्र बनना कैसे हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो जिस बुक की हमने बात करी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये बिल्कुल, प्लीज आप लोग जरूर खरीदें। और आज मैं वो बुक ला नहीं पाया हूँ पर मेरे पास वो है, और मैंने आपसे फ्री में नहीं ली, मैंने वो खरीदी है। थैंक यू। तो अगली बार मैं उसमें साइन करवाऊंगा आपसे, ठीक है? और थैंक यू सो मच। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आई थिंक 7 महीने हो गए हैं, आई नेवर एक्सपेक्टेड 68,000 कॉपीज हैव बीन सोल्ड, वाओ, which is unbelievable. I thank my publishers, Blue One Ink, Praveen, editor. But more than anybody else, I thank the people of this country, the Hindus, जिनके लिए किताब लिखी गई है। जितनी भी रॉयल्टीज़ हैं वो सब हिंदू कॉजेज़ पे जाती हैं। अभी 5 बार ऐसे जो बोनस मिले हैं वो मुझे हिंदू कॉजेज़, रेफ्यूजी कॉजेज़ पे मैंने स्पेंड किए हैं, आगे भी करता रहूँगा। तो ये आपकी किताब है और मुझे ये अभी भी लगता है कि ये किताब का भी मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया है। देखिए कोई राइटर भी होगा जो कहेगा यार ये क्यों लिख दी किताब, मैं ये एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये 8 रीजंस जो हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो ये बता रही है कि ये कांग्रेस सरकार तो कर रही थी, पर पिछले 10 साल से तो कांग्रेस सरकार नहीं है। तो अगर आप जो हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं मोदी, वो उन्होंने ये 8 रीजंस पे एड्रेस क्यों नहीं किया है? टेम्पल्स अभी भी कंट्रोल में है ना, बीजेपी की सरकार ने ज्यादा कंट्रोल किए टेम्पल्स, यू नो। अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अभी भी आरटी एक्ट का कंजंक्शन 93rd अमेंडमेंट से है, जो कि फोर्स कर रहा है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल शट डाउन हो, क्योंकि ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स पे थोपी गई है, मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स पे नहीं थोपी गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोगों को नजर ही नहीं आती है बात, यू नो। आपने शबरीमला जजमेंट दी, आपने कहा, जबकि वो परसीव डिस्क्रिमिनेशन थी कि सिर्फ उस अयप्पा टेम्पल में जहाँ के डेटी, बाय द वे हिंदू टेम्पल्स में डेटी लिविंग बीइंग माना जाता है, तभी इनकम टैक्स देते हैं, वो वहां के डेटी ने कहा कि क्योंकि मैं सेलिब्रेट हूं लॉर्ड अयप्पा जी, और इन उम्र की जो महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुएट करती हैं वो इस टेम्पल में ना आए, बाकी सारे अयप्पा टेम्पल्स में अलाउड है, ठीक है, शबरीमला इस केस में नहीं है। लोगों ने कहा हाय हाय ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल हैं जहां पे मेन अलाउड नहीं है, वहां पे नहीं कह रहे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दिस इज परसीव डिस्क्रिमिनेशन, यू नो। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की ये
परसीव डिस्क्रिमिनेशन की जजमेंट जो थी वो ओवरटर्न करी? नहीं करी ना। क्या मजबूरी थी? डरता है, लोग सच्चाई से डरते हैं। आप कांग्रेस को देखिए, शाह बानो जजमेंट आई, शाह बानो जजमेंट 80s में आई थी। थोड़ा सा हिस्ट्री दे दूं, शाह बानो एक विडो थी, विडो नहीं थी सॉरी, एस्ट्रेंज थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से, डिवोर्स हो गया, उन्होंने अपने हस्बैंड से तब 25 रुपए एलिमनी मांगी थी। वो हाई कोर्ट तक गया, जो भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 200 रुपए या 175 रुपए एलिमनी दो। ठीक है, ये गलत काम कर रहे हैं आप, और यूसीसी आना चाहिए, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रातों रात सारे मुस्लिम्स भड़क गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ये गलत है, इस्लाम के अगेंस्ट है, जो भी है। राजीव गांधी सरकार ने ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। विडो को नहीं देखा, बेचारी विडो को सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए मांग रही थी, वो नहीं देखा। ये देखा कि भाई हमारा वोट बैंक जो है वो एंटेगोनाइज हो जाएगा, दे ओवरटर्न्ड इट। बीजेपी ने ओवरटर्न किया, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं किया। लेकिन गालियां बीजेपी को मिलती हैं कि डेमोक्रेसी ये डेंजर में ला रहे, हिंदू राष्ट्र ये आ रहा है। तब गालियां कांग्रेस को नहीं पड़ी, तब तो वाहवाही हुई कि भाई देखो ये इन्होंने मुस्लिम्स को अपीज किया। तो दुनिया नहीं देख रही क्या ये बात? हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तो आनंद सर, क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया इस देश में, इसके वजह से ही क्या यही एक कारण था जिसकी वजह से राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए एक स्पेस तैयार हो गया? देखिए, राइट विंग क्या है, ये इंडिया के केस में बताना बड़ा मुश्किल है, ये बात मैं मानता हूँ। वेस्ट में इट इज यू कैन से लेफ्ट विंग। इंडिया में लेफ्ट विंग क्या है ये आप बता सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, लेफ्ट विंग ये दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे लव देयर नेशन चाइना। तो ऐसी बात, ये 2 सेकंड लगे। ठीक है, 2 सेकंड लगे। मैं अपने पन्ने देख रहा था, मैंने बोला ये क्या बोल दिया? ये क्या बोल दिया भाई? लेफ्टिस्ट एंटी, नो दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे लव देयर नेशन। चाइना बहुत पसंद है उन्हें, ठीक है। चाइना कट करो भाई। चलो चलने दो। 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को चाइना ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, यूगर मुस्लिम्स को पोर्क दे रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है। बाकी जो मुस्लिम जो गाजा के लिए इनका दिल धड़कता है, वो ये कभी ये धड़का इसके लिए? 1.5 मिलियन मुस्लिम चाइना नहीं धड़का ना। लेफ्टिस्ट के लिए, लेफ्टिस्ट का कुछ नहीं, एकदम चू नहीं निकलता। इमरान खान का भी चू नहीं निकला था, क्योंकि चाइना ये कर रही। तो ये लोग हिपोक्रेसी देख रहे हैं। बहरहाल, बात आपका क्वेश्चन था कि ये जो राइट विंग चीजें एनकरेज हो रही है कि नहीं हो रही, और अक्रॉस लाइक पूरे, अगर ग्लोबली आप देखें, सो पोलैंड देखें, हंगरी देखें, फ्रांस देखें, तो इसके 2-3 रीजन हैं। एक तो इकोनॉमिकली पीपल आर रियलाइजिंग कि यार यू डेवस्टेट एन इकोनॉमी इफ यू परस्यू लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स। पीपल हैव सीन दैट चाइना इटसेल्फ इज नॉट परस्यूइंग लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स, तो बाकी की तो बात ही कुछ और है। नंबर 2, the immigration is a big issue in the West. Muslim immigration is an even bigger issue in the West. Right now, Elon Musk is saying that in the last 4 years, Biden administration has let in 7.5 million illegal immigrants. वो इसलिए कर रहे हैं कि ये वोट बैंक बन गया है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जहां से राइट विंग लेफ्ट विंग का चलता है। हमारे देश में राइट विंग क्या, लेफ्ट विंग पता, लोगों को राइट विंग क्या ये नहीं पता। हमारी जो इकोनॉमी है वो तो एक तरह से लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स है। मोदी जी इज नॉट अ राइट विंगर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। प्राइवेटाइजेशन हैज बीन जीरो। ओनली थिंग दैट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इज एयर इंडिया। सारे बैंक नेशनलाइज्ड हैं। गवर्नमेंट इज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। सो दिस इज लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स। स्टेट कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें राइट विंगर तो किसी एंगल से नहीं है। और हिंदुइज्म को राइट विंगर कहना इज द बिगेस्ट फैलेसी, बिकॉज हम लोग अब्राहमिक वे फॉलो नहीं करते, जो कि ट्रेडिशनल राइट विंगर्स वेस्ट के फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे राइट विंग क्या है आपका बताना बड़ा मुश्किल है। नॉन लेफ्ट कह सकते हैं, वी आर नॉन लेफ्ट ये कह सकते हैं। बट क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से ये स्पेस तैयार हुआ, या उसका क्या कारण था कि अचानक से इस तरफ के लोग बोलने लगे? कुछ हद तक हुआ, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अभी नागालैंड इलेक्शन में इट प्रॉमिस्ड क्रिश्चियंस if it voted free trip to Jerusalem. बीजेपी अच्छा, अयोध्या जाने की बात नहीं करी, जेरूसलम सीधे पहुंचाएंगे, ये वादा किया। ये आप कहां से ढूंढ लेते हो? आपके हैं फैक्ट्स हैं ये। अब जैसे एक ये तो अलग अलग जगह से पता चलता है। अब देखिए, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी है, बीजेपी चला रही है ना 10 साल से। क्यों चला रही है भाई? जो वक्फ एक्ट के हक, जो वक्फ लैंड है
वहां पे कोई शॉप बनाता है, जाहिर सी बात है मुस्लिम ही बनाएंगे, उनको ये बीजेपी सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है। क्यों भाई? तो हर कोई अपीजमेंट कर रहा है। अपीजमेंट, वोट बैंक, पॉलिटिशियन का काम है जीतना। अगर वो कहीं से भी एक एक वोट उनके लिए कीमती है। और आप तो नोटा दे देते हो अभी। क्या मैं तो नोटा वाला आदमी हूँ भाई। मैं तो अगर पॉलिटिशियन बनूंगा तो मेरे बीवी बच्चे खुद मुझे वोट नहीं, बीवी तो पलकन नहीं देके गई 10 साल से तुमने मुझे ताने दे रहे हो केजरीवाल को वोट दिया, मैं तुम्हें नहीं वोट दूंगी, तो मुझे तो 5 वोट नहीं मिलने वाले। आप भले शायद दे दें, आपको मैं वो थोड़ी ब्राइब दे, फ्री भी दे सकता हूँ कि मैसूर पाक खिला दूंगा शायद वो मिल जाए। बट यू नो, सीधी सी बात है, अपीजमेंट, एवरी पॉलिटिशियन डज इट, बीजेपी इज डूइंग इट। एंड सबसे जरूरी हमारे देश में एक सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये पॉलिटिशियंस ये बताओ, फ्रीबी क्या है, वेलफेयर क्या है, ये बताओ। आपको क्या लगता है 2 साल हो गए आज तक पॉलिटिशियन ने नहीं बताया? उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर वो बता दे कि फ्रीबी का मतलब क्या है और वेलफेयर का मतलब क्या है। बिकॉज दे वांट इट ब्लर्ड, दे वांट दैट लाइन नॉट टू बी देयर। पर एज अ कंट्री, एज अ पीपल, वी हैव टू डिटर्मिन what is freebie and what is welfareism. I am for welfareism. तो मैंने ये मेरी तरफ से फ्रीबी की डेफिनेशन है द थिंग वेलफेयरिज्म दैट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज फ्रीबी। जैसे अगर आप प्रॉमिस करो फ्री पिलग्रिमेजेस, अच्छा, अपीजमेंट में आप वेलफेयरिज्म कर रहे हो, ये फ्रीबी। और ये ऑलमोस्ट हर सरकार कर रही है। हर सरकार कर रही है। अयोध्या भेज देंगे आपको, अजमेर भेज देंगे, जेरूसलम भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे, हाजी अली भेज देंगे। क्यों भाई? टैक्स पेयर का पैसा इसमें आप कर, ये वोट, तो वोट बैंक अपीजमेंट के लिए अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए थे तो टीआरएस ने कहा था मुस्लिम ओनली आईटी पार्क बनाएंगे, ये कहा था। दैट इज अपीजमेंट। सो दैट इज व्हाट इज अ फ्रीबी। ओके, व्हाट इज अ फ्रीबी इज रिपीलिंग फार्म लॉज, दैट इज अ फ्रीबी। आपने 3 मिलियन अरहतिया मिडलमैन के चक्कर में 200 मिलियन फार्मर्स के पेट पे लात मारी वोट बैंक के चक्कर में। जबकि जब फार्म लॉज रिपील कर दिए, 82% ऑफ फार्म लॉबीज एंड फार्मर्स सेड दे वर फॉर द फार्म लॉज। ठीक है, लेकिन फिर भी आप, वो फ्री भी है, एंटी नेशनल एक्ट किया। रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम, रिजेक्टिंग न्यू पेंशन स्कीम। जबकि कांग्रेस 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मोंटेक अहलूवालिया ने कहा भैया अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे चलते रहे तो पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा वो न्यू पेंशन स्कीम लाए, लागू करी, बीजेपी भी मानी, सारे स्टेट्स में लागू होनी शुरू हो गई। पर राहुल गांधी बेटर इकोनॉमिस्ट हैं भाई, यूथ आइकॉन भी हैं, मनमोहन सिंह क्या है उनके सामने। राहुल सिंह ने अभी कहा कि हिमाचल में अगर आप हमें वोट करोगे, हम अपनी ही लाई हुई स्कीम को हटा देंगे, न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। इट वन कांग्रेस, ये फ्री भी है। It was against national interest. So as a result, 85% of the Himachal Pradesh state's tax revenue is going to go in feeding this new, the old pension scheme. ये है freebie, ये appeasement, ये appeasement. Welfareism is good, provided a capitalist state generates the income. Provided, उसमें भी provision, caveat है. But freebie is something that we have to devise कि यार ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। ये चेंज कौन करेगा, हिम्मत किसकी है रौनक, ये पता लगाना है, ये पता लगाना। और जब जहां तक बात अपीजमेंट की है तो केजरीवाल जी का ही वो डायलॉग यहाँ फिट बैठता है कि सारे मिले हुए हैं जी, सारे अपीजमेंट पे सारे मिले हुए हैं जी। उसमें केजरीवाल भी सबसे पहले मिले हुए हैं। केजरीवाल तो चम्मच है जो मिला रहे हैं सबको। आनंद सर, आपने फार्म बिल के बारे में बात किया। अगर मैं एनआरसी की बात करूं, यूसीसी की बात करूं, फार्म बिल की बात करूं, तो कुछ ऐसी जब पॉलिसी सरकार लेकर आती है तो एक सेक्शन है जो सड़कों पर उतर आता है, वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, फिर सरकार उनके सामने झुक जाती है। क्या ये सही है या इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सरकार के पास क्या दूसरा ऑप्शन है कुछ? सरकार के सामने दूसरा ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन है फॉलो द लॉ। मतलब लॉ सिर्फ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के लिए बना है क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब 370 एब्रोगेट, कोट अनकोट एब्रोगेट किया, तो जहां जहां भी लॉलेसनेस, तो छोड़िए कि भनक भी लगने वाली थी लॉलेसनेस की, वहां पे सरकार इमीडिएटली एक्टेड, प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया गया। जितने भी अराजक तत्व थे, एनार्किस्ट थे, उन सबको अरेस्ट किया गया, जो भी किया गया। सीए में ऐसा क्यों नहीं किया? फार्म लॉज में ऐसा क्यों नहीं किया? शाहीन बाग क्यों पनपने दिए? 5 हाईवेज ब्लॉक क्यों होने दिए 1 साल तक?
ये डिसीजन पॉलिटिकल है, इसका मतलब when because the monopoly of violence is with the state at all times, there is no two ways about it. So whether to act or not to act is a decision taken at the highest level by the government. So obviously it was Modi who decided कि ये जो illegally हाईवे ब्लॉक किए हुए हैं होने देते हैं इनको, क्या फर्क पड़ रहा है कि 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है एवरी डे फॉर अ होल ईयर, यू नो. तभी तो कहता हूँ हमारे देश में अवे फ्रॉम द फैक्ट कि वी आर अ बनाना रिपब्लिक एवर सिंस वी बिकेम अ रिपब्लिक, हम क्लास एक्शन सूट्स भी नहीं ला सकते हैं जैसे अमेरिका में होता है. अब जैसे 3 फार्म लॉज आए, एज आई सेड इट वाज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म ब्रॉट इन बाय मोदी, एंड यू नो in 10 years we would have been catapulted to a middle income economy. Farmers were promised prosperity, वो हटा दिया आपने. तो legitimately farmer पूछेगा कि भाई आप रेट्रोस्पेक्टिवली चीजें चेंज करते रहते हो हमारे देश में. एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करके हम नाम बता दिए, ठीक है, कितना गलत किया. एफसीआरए एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया, वोडाफोन का टैक्स था रेट्रोस्पेक्टिव, वो सब अलाउड है. यहां पे आपने मुझे कुछ चीज प्रॉमिस करी, लेजिटिमेट था, जो होना चाहिए था लॉजिकली, आपने अपनी विम पे कोई रीजन नहीं दिया, ये कहा देश हित में वापस ले रहा हूं, हटा दिया. तो हमें कॉम्पेंसेट करो भाई. हमें जो आपने सपने दिखाए थे प्रॉस्पेरिटी के, हेल्थ के, वेल्थ के, प्रोडक्टिविटी के, हमारी इनकम के, कॉम्पेंसेट अस. इन अमेरिका दे वुड हैव डन इट. यहाँ पे सूद समेत वापस चाहिए. सूद समेत वापस चाहिए. क्यों नहीं चाहिए वापस? टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्स सब कुछ उसमें लगा है. नॉट जस्ट दैट, जितने भी हाईवे पे दुकानें थी 3,000 करोड़, ये तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है. जितने पुलिस ऑफिसर्स आपने देखा लाल किले में जो दंगे हुए थे, जो वो सब हुआ था, कैसे गिरे थे लाइक एंट्स, दे फेल इनटू दैट यू नो द क्रेविसेस एंड ऑल दोस ट्रेंचेस. सो 400 पुलिसमैन वर इंजर्ड. द स्टेट, आई मीन, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग. द डिसीजंस आर बीइंग टेकन एट द हाईएस्ट लेवल. Because this country would have seen a bloodbath अगर वो preparations जो हुई 370 abrogation के बाद अगर वो नहीं होती तो. Because 98% Muslim population in the valley and they would have created, and पाकिस्तान बगल में है, वो तो मतलब पागल हो जाता, सिविल वॉर हो जाता. तो सेम सख्ती बाकी चीजों के टाइम पे आपको करनी चाहिए. Yes, definitely. you know? פסקל הוא מדמה ראש אדם, יש לו אוזניים כמעט אמיתיות. מעולה. और कश्मीर की बात आपने की है तो ऑब्वियसली नेहरू जी याद आ गए. आपने उन्हें आजाद भारत का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का सबसे बड़ा डिक्टेटर बोला है. Yes. जबकि उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले उनको देश का सबसे विजनरी व्यक्ति मानते हैं और लिबरल मानते हैं. और मतलब डेमोक्रेसी बचाने वाला. तो कैसे, आपका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कारण है कि आपने उनको सबसे बड़ा डिक्टेटर बोल दिया? देखिए, जितना नेहरू जी ने स्टाइफल करी फ्री स्पीच, जितना उन्होंने बुक्स को बैन किया, जितना उन्होंने फिल्म्स को बैन किया, जितना उन्होंने ऐसे एक्ट्स लाए, प्रेस फ्रीडम को बैन किया अपनी विम्स और फैंसीज पे, अवे फ्रॉम इंदिरा गांधी जिन्होंने तो ब्लैंकेट बैन कर दिया था इमरजेंसी में. अगर आप इमरजेंसी हटा दें तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना नहीं किया. आई कैन गिव यू द इंस्टेंसेस. शैल आई गिव यू द इंस्टेंसेस अगर 2 मिनट हैं आपके पास, क्योंकि लोगों को फैक्ट्स चाहिए, वरना लोग कहेंगे ऐसे ही चचा को गाली दे रहा है, शर्म नहीं आती इसको, महात्मा कम हो गए थे क्या? उनकी लिस्ट भी है मेरे पास, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा. पर सर ये व्यंग कहाँ से आया, ये सटायर के लिए ये विट कहाँ से आया? पिताजी से या माताजी से? खैर, पिताजी माताजी नहीं, चाचा जी पे आते हैं. चाचा जी पे आते हैं. तो ये है, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर पंडित जी, अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इंसाइटमेंट, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये ले आए बीच में चाचा जी. 2 आवर फ्री स्पीच है. पोएट मजरू सुल्तानपुरी वाज जेल्ड फॉर 1 year फॉर कॉलिंग नेहरू हिटलर का चेला इन अ पोएम. फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला वाज डिसमिस्ड. Congress president said communist parties wouldn't be allowed to participate in general elections. Stanley Wolpert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandra Mohini was banned. Audrey Menem's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Koestler's The Lotus and the Robot was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations with foreign states was banned.
Aziz Beg's captive Kashmir was banned. Freischler's Aisha was banned. Bertrand Russell's Unarmed Victory was banned. Robson's film 9 Hours to Rama was banned. Sardanvi's Marka-e Somnath was banned. Robert Taylor's The Dark Urge was banned. Selling Lady Chatelier's Lover was banned. The book What Has Religion Done for Mankind was banned. Rawat Wang's Bhupat Singh's was banned. Import of any quote-unquote obscene drawing or painting was banned. Mrinal Sen's film Neel Akshar Niche was banned. Menom's Rama Retold was banned. Tony Hagen's book Nepal was banned. The RSS's organizer was censored. Its publishers prosecuted. Film Gokul Shankar was banned. Godse's testimony was banned. Goswami's film Runumi was banned. Historian Dharampal was jailed for criticizing Nehru post-Indochina War. Release of the 1962 war film Bhul Na Jana was blocked. President Rajendra Prasad's speech was barred from distribution. Film Jharna was banned. Draconian Press Objectionable Act was passed. Columnist Vivek was fired. His column critical of Nehru discontinued. Hindustan Times editor Durga Das was fired. His column critical of the Nehru family discontinued. Congress leaders demanding Nehru's resignation were arrested and jailed. Ads to the Times of India were discontinued for speaking against government policy. Magazine Crossroad was banned. Play Nigalayane Communistike was banned. Its actors arrested. Hindi film songs were banned from being played in the All India radio. Congress demanded a ban on the iconic film Parasakti. Film Nastik was banned. Western pop music was banned from the AIR. People's Theatre Association was banned. Play Harpida Master was banned. Film Ganga Jamna was blocked. Saras Chandra Chattopadhyay's play Mahesh was banned. Tagore's play Gora was banned. Balraj Sahni's play Jadoo Ki Kursi was banned. Tagore's play Visarjan was banned. Pradeep's film songs were deleted. 2 songs from Fir Subah Hogi were banned. Harmonium was banned from the AIR. Film Jugnu was banned. Editor Prahlad Keshav Atre was jailed for writing a critical article. ये सब लिबरल चचा जी ने किया है. अब वो डिक्टेटर थे कि नहीं थे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. But why harmonium? उनको अच्छा नहीं लगता था हारमोनियम. आवाज अच्छी नहीं थी. शायद उनको अपनी आवाज की याद दिलाते हो. 3 mistakes when using iPhone that I bet you didn't know. First, cleaning photos manually. ये है सिचुएशन. और यही नेहरू था जब हम ग्रोइंग अप. नेहरू चाचा हमारी डेमोक्रेसी बचाई. शंकर ने कार्टून बनाया और नेहरू ने कहा डोंट स्पेयर मी शंकर. ये कहते हैं ना लोग. ये असलियत है नेहरू की. और ये नेहरू है, इंदिरा भी नहीं है. इंदिरा को तो आप जब आप लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स वर ड्रैकोनियन एंड डिक्टेटर्स, दे ऑलवेज टॉक ऑफ इमरजेंसी, राइटली सो, बट नोबडी टॉक्स ऑफ दिस. एंड आई विल टेल यू हाउ दिस वाज सो मच मोर वर्स देन राजीव गांधी और मोदी और मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, बिकॉज these were our foundation forefathers. They were supposed to protect liberalism and democracy. तभी जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि अगर किसी जज ने गलती करी है उसको ज्यादा सख्त सजा दो, बिकॉज जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन. जिनके हाथ में हमने धरोहर सौंपी है वही अगर ये सब करेंगे तो आने वाले लोग तो डेफिनेटली करेंगे, और किया उन्होंने. बट दिस इज द सिचुएशन. पर आनंद सर, आपने नेहरू और गांधी परिवार पर एक और बात कही थी जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी या राहुल जी, ये सारे लोग बाबर की मजार पर गए लेकिन इनमें से कोई भी राम जन्मभूमि नहीं गया. तो क्या ये कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई सोच आप देखते हैं? एक्चुअली इसमें सोच का तो कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट टेल्स द साइकी ऑफ द पर्सन. लेकिन ये फैक्ट भी है कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब सोमनाथ का कॉन्सेक्रेशन होना था टेम्पल का, जैसे रामलला के टेम्पल का हुआ वैसे सोमनाथ का भी होना था, तो नेहरू काइंड ऑफ टोल्ड द देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद कि ये मत, इस पे मत जाइए आप, बिकॉज वी स्टैंड द रिस्क ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म. तो जिस आदमी की सोच ऐसी हो कि जो इतने सेंचुरी से डिमोलिश किया गया, फिर बना, फिर डिमोलिश, फिर बना, और अब चांस मिला हमें हमारी हिंदू सिविलाइजेशन को की धरोहर को वापस उजागृत करना, तब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो भाई बहुत गलत बात है, तो हिंदू रिवाइव हो जाएंगे, रिवाइवलिज्म आ जाएगा. तो इज इट एनी सरप्राइज कि वो बाबर की कब्र पे गए? वो बाबर जिसने क्या क्या कहा कि मैं गाजी बन गया, किलर ऑफ इन्फिडेल्स, मेरा काम था ये,
जिसके अगेंस्ट गुरु नानक ने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है, वो बाबर की मजार पे गए और राम जन्म स्थान पे नहीं गए। चलिए इलेक्शन पे आ जाते हैं। उतना बज़ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली मुझे ही आपको भी उतना बज़ नहीं दिख रहा है। हाँ, अब जब चीजें निश्चित होती हैं तो फिर तो क्या ये निश्चितता की वजह से बज़ नहीं हो रहा है कि सब लोगों को लग रहा है कि मोदी जीतेंगे, या फिर ऑपोजिशन उतना ट्राई नहीं कर रहा है? क्या कारण? तो ये ऑपोजिशन क्या है मुझे ये समझ में नहीं आया। डिफाइन ऑपोजिशन। यस, ये दे आर ऑपोजिशन। मैंने पहले ही एग्जांपल आपको दे दिए। इट इज नॉट वर्किंग इन नेशनल इंटरेस्ट। जो ऑपोजिशन कहे कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है और उससे ही हजारों करोड़ रुपए ले, जो ऑपोजिशन कहे कि एफसीआरए का वायलेशन किया आपने और उसको अमेंड करे उसी एक्ट को कि आप वायलेशन से बचें, जो ऑपोजिशन ये कहे कि अदानी करप्ट है, लेकिन जब उनकी सरकार थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस अदानी से करे, वाइल सेइंग अदानी इज करप्ट। कांग्रेस सरकार थी तब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में 85,000 करोड़ के अदानी को प्रोजेक्ट दिए हुए थे इन्होंने। वही नहीं, जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, आपने फोटो देखी होगी अदानी के साथ, जो देन चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक फोरम वाली। हाँ। तो आप हाउ कैन यू ट्रस्ट दिस ऑपोजिशन? तो वो अलग बात है। तो आई एम नॉट, अब जैसे आप टेररिज्म का ले लीजिए, कांग्रेस कहती है कि भाई वी आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट, इनके मैनिफेस्टो में भी है, बी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। देयर अलायंस पार्टनर इन तमिलनाडु इज डीएमके। डीएमके ने अभी जो कोयम्बटोर ब्लास्ट हुए थे, जो परपेट्रेटर्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको बेल मत दो, इन्होंने बेल तो छोड़ो, उनको छोड़ दिया। और रीजन क्या दिया कि वी वर्क फॉर द मुस्लिम्स, ये रीजन देके छोड़ा है। मतलब छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, दर्शाता क्या है, रीजन क्या दे रहे हो आप कि यार प्लीज डोंट एक्यूज अस ऑफ नॉट वर्किंग फॉर माइनॉरिटीज, वी आर एक्विटिंग और लीविंग रिलीजिंग मुस्लिम टेररिस्ट। तो उनका माइंड देखिए कैसे चलता है कि मुस्लिम टेररिस्ट को छोड़ देंगे तो ये मुस्लिम्स हमें प्रेज करेंगे, ये उनका माइंडसेट है। और पर बीजेपी इज कंसिडर्ड एज एंटी मुस्लिम, बट डीएमके को सपोर्ट कौन कर रहा है? राजीव गांधी के किलर को पब्लिकली उस पे जो अंग वस्त्रम और शॉल चढ़ाया, फेलिसिटेट किया स्टालिन ने राजीव गांधी के किलर को, और कांग्रेस चुप, राहुल गांधी चुप रहे। तो वो ऑपोजिशन किस बात का हुआ? तो दिस इलेक्शन इज, देखिए इस देश को आगे चलते हुए जानना होगा, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ इट, रौनक। ऑलमोस्ट वी आर द रियल ऑपोजिशन यार। बट डिफरेंस ये है कि हम सड़क पे नहीं उतरते, हम पार्लियामेंट में हमारी कोई आवाज नहीं है, पॉडकास्ट के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू है, हम वो इश्यूज लाते हैं जो गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए, हिंदू इंटरेस्ट पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, सारे इंटरेस्ट पे एक एक चीज लेके आए हम जी बेबाक। तो हम ही ऑपोजिशन हुए ना। बिल्कुल, लेकिन वही है, हमें पावर नहीं है चेंज करने की, तो वही है, भगवान भरोसे धीरे धीरे होगा चेंज। बिल्कुल। और आपने साउथ का भी जिक्र किया, तो बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स को लगता है कि नॉर्थ में तो बीजेपी मोर और लेस सॉर्टेड है, साउथ में मामला थोड़ा हल्का है। क्या स्ट्रांग हो सकती है, और अन्नामलाई का आपको कितना इम्पैक्ट दिखता है स्पेशली तमिलनाडु में? Tremendous. और मैं आपको ये बताऊं रीजन क्या है, ये मोदी ने 5 साल पहले देख लिया था। इन दैट सेंस ही इज अ विजनरी। 2014 में बंगाल गेव बीजेपी 2 सीट्स लोकसभा की, 2019 में 18 सीट्स। ही सीज तमिलनाडु एज बंगाल, आई एम टेलिंग यू। और ये 15 साल का इन्होंने विजन बना के चल रहे हैं, ये इस इलेक्शन का नहीं देख रहे हैं, ये वोट शेयर देख रहे हैं। And if you look at the vote share, if you look at the near collapse of AIADMK, basically everything, all political reins are in the hands of DMK. और तमिलनाडु वोटर एक ऐसा है जो कि ट्रेडिशनल पेंडुलम की तरह स्विच करता था। अगर आप देखें 80 से स्टेट गवर्नमेंट जो बनती थी, एक बार डीएमके बनी, उसके नेक्स्ट मतलब इतनी बुरी हार होती थी कि 2-3 सीट्स के मोहताज हो जाते थे। AIADMK बनी, फिर जब AIADMK, तो मतलब इट्स तो बीच में इनका कोलिशन नहीं है, हम तमिलियंस का नहीं है। मौका दिया, 5 साल काम नहीं किया, ऐसा धक्का मारते हैं। तो अब वो जब धक्का तो नेचुरली डीएमके को मिलेगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये सोच के आगे चल रहे हैं। सो आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल। इफ यू लुक एट ऑल द स्कीम्स, if you look at the kind of integration that is happening, as opposed to the
completely predetermined view by which the opposition, politicians especially, are talking about disunity. मतलब आज तक मैंने तो इतने prolonged way में किसी ऑपोजिशन को, पार्टी को ये कहते हुए नहीं देखा कि इंडिया जो है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नेशन नहीं है, साउथ को अलग हो जाना चाहिए. जब साउथ में तेलंगाना जीत गया था तो लोग साउथ बीजेपी को हरा दिया, अरे ये हम साउथ वाले अलग हैं. इतना पेरोकलिज्म ना मैंने महाराष्ट्र में भी नहीं देखा. कर्नाटका में तो थोड़ा बहुत होता था, बट इट्स अनप्रेसिडेंटेड. तो ऑब्वियसली पीपल आर इरिटेटेड. यार ये नॉर्थ साउथ क्या लगा रखा है तुमने? मतलब ये क्या, ये पौंडीचेरी में बीजेपी सरकार है, पौंडीचेरी पंजाब के बगल में है क्या? कर्नाटका में अभी तक थी बीजेपी सरकार, कर्नाटका कश्मीर के बगल में है क्या? और ये सनातन धर्म को जो इतनी गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग लॉज्ड हियर. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं बस मेरा ये कि सॉरी टू इंटरप्ट, नो 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 प्रॉब्लम. इसमें क्या होता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई पॉलिटिशियन से ही सीखे. It was a golden chance for BJP to win the state elections in Bengal. As a friend of mine who stood for election, he said कि ये हारे इसलिए हारे कि इतने सारे इन्होंने TMC के टर्न कोड्स ले लिए. You know, more than 30% of the people who were given the tickets were actually TMC turn codes. धोबी घाट बने वहां पे, धोबी घाट बने बुरी तरह से. जी. तो जो वोटर है वहां का सोच रहे हैं यार इनको हराने के लिए तो हम बीजेपी को वोट करने वाले थे, अब ये इसमें आ गए तो भाई ये कहीं ये कल तमिलनाडु में ना करें. तो बट दैट्स पॉलिटिक्स, यू नो, तभी तो यू कांट ट्रस्ट देम. राइट. और जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जे साई दीपक. यस. जब भी नॉर्थ और साउथ का या नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन डिवाइड की बात होती है तो उस पर हालांकि उन्होंने बहुत बार बोला है, बट एक चीज वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं और इंटरप्ट करते हैं जब भी कोई उनको बोलता है कि आप साउथ इंडियन है, बोला नो आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ. सो वो एक बहुत अच्छी बात है. और आपने, क्योंकि हम अब मोदी जी के कामों पर भी एक बार आ ही जाते हैं, और जाते जाते इससे पहले दोस्तों रैपिड फायर भी है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है, जल्दी से उस पर आऊं. लेकिन क्योंकि डेटा और फैक्ट्स पर आप होने वाली है. नहीं ज्यादा नहीं, जितनी आपने लोगों की है. मैंने आपको शुरू में बर्नॉल का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बताया था, सबसे बड़ा वाला, उतनी नहीं होगी. तो हाँ, मोदी जी रैपिड फायर बीवी जैसी होगी. क्या खा के आ रहे हो, कहाँ गए थे? ये खा लिया, मासूपा खा लिया, अभी ये क्या खा गया, जल्दी बताओ क्या. बिल्कुल वैसी नहीं होगी. लेकिन फैक्ट्स और डेटा पे आप बात करते हैं आनंद सर, बहुत अच्छी बात होती है और रिलेटेबल होती है. लोग समझ जाते हैं कि हाँ, हवा में नहीं बोल रहा आदमी, सही बोल रहा है. डेटा के हिसाब से बताइए 10 सालों में कौन सा ऐसा काम है मोदी गवर्नमेंट का जो आपको सही लगा, जिससे आप इम्प्रेस हुए हो? बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर मुझे 2-3 ही निकालने हो. प्लीज. एक्चुअली लोग ये समझ नहीं पाए और ये मोदी जी ने ना दोबारा इसको एम्फसाइज भी नहीं किया. उनकी सबसे प्रोफाउंड या विजनरी कह लीजिए वो स्पीच थी, उन्होंने 2008-2009 में शायद दी थी. और उसका यूट्यूब वीडियो भी होगा. और लोग, उन्होंने दोबारा वो कहा नहीं, पर जो भी है, उन्होंने कहा था मैं एक नैनो क्लास बनाऊंगा. तो लोगों ने कहा नैनो क्लास क्या होती है भाई, जिनके पास नैनो है वो होती है, गुजरात में तब नैनो कही थी. देखा नहीं, ये वो क्लास है जो कि हमारे लोएस्ट इकोनॉमिक स्ट्राटा से थोड़ी सी, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा से थोड़ी ऊपर होगी और लोअर मिडिल क्लास से नीचे होगी. अगर आप इनकी सारी स्कीम्स देखें पिछले 10 साल की, ये सारी इस नैनो क्लास के लिए है. 200 to 300 मिलियन लोग खड़े हो गए हैं नैनो क्लास के. ये अचीवमेंट है. अब मील सर्टन हो गया उनका, थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आ गई उनमें. 250 मिलियन पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. अब नेक्स्ट स्टेज बड़ा मुश्किल है. देखो, हर नेशन के लिए जब मील आ जाता है ना टेबल पे, तब वो सोचता है कि यार अब नेक्स्ट क्या है मेरे लिए. अब मैं ये सब और इश्यूज सोचूं, कल्चरल, सोशल, जो भी और सोचूं. पहले तो ये था कि घर नहीं है, खाने को नहीं है, हॉस्पिटल में जाऊं तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से मैं पूरा दिवाला हो जाता था. बट आई वुड से द सेकंड, गोइंग टू द सेकंड लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कीम्स तो हर गवर्नमेंट लाती है. मनमोहन सिंह जी ने भी टॉयलेट बनाए थे, उन्होंने भी गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे. द स्पीड ऑफ मोदी सरकार इज स्केरी. स्पेशली मैं पब्लिकली कह चुका हूं, नितिन गडकरी ह्यूमन नहीं है, एलियन है वो. मतलब जितने हाईवेज उन्होंने पिछले 10 साल में बनाए हैं, हाफ ऑफ व्हाट यू नो हाईवेज वी हैड इन द लास्ट 70 इयर्स. इट्स क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. ये जो टॉयलेट्स बनाए हैं ना, 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए मोदी ने पिछले 10 साल में. इसका जो नेक्स्ट लेयर है
क्योंकि इस पे फिगर पे लड़ते हैं लोग, अरे यार चलो हमने भी इतने बनाए थे, तुमने इतने बना लिए। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि एवरी न्यू टॉयलेट saves rupees 52,000 in terms of health cost for the family. वाओ। 100 million गैस कनेक्शन की बात नहीं है। बात यह है कि because household pollution was the biggest child mortality factor, directly because of Ujjwala scheme 150,000 lives are being saved every year. क्योंकि गांव में मुझे भी याद है कि लोग बस मर जाते थे And और समझ नहीं आता you था कि won't क्यों even मर know रहे why, yeah. You know, बात 110 million tap water connection की नहीं है। Second layer, under 5 diarrhea deaths have been reduced by half. Brilliant. ये जो next level है, next layer है ना, this is the achievement. वरना according to me, the greatest achievement is vaccinating 1 billion Indians twice over within a year. That's, I would say, independent India's greatest achievement. So that entire credit goes to. I have my reservations about how the whole COVID thing was handled, and I've made it public. About when the vaccines were rolled out, the delay, this, that, वो सब अलग बात है. But the fact remains कि एक साल में 2 बार 1 बिलियन लोगों को, और आपको याद होगा कि जब ये वैक्सीन की प्रॉब्लम्स हो रही थी तो लोग कह रहे थे अरे वो जकरंडा या जो उनका नाम है, न्यूजीलैंड, आप जानते हो, आपकी प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड, आप सिटीजन है वहां। ये आपने अच्छा एस्टैब्लिश कर दिया है कि मेरा न्यूजीलैंड से क्या कनेक्शन है। कीप गेसिंग गाइस, इसके ऊपर हम अलग से एक बार जो पॉडकास्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। तो लोग कह रहे थे, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग अ नेम, जाकरंडा और जो भी था, कि प्लीज कम एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इतनी अच्छी, मतलब मोदी जी ने 2 बार इंडियंस को वैक्सीनेट कर दिया, 1 बिलियन इंडियंस को, वो एक बार भी नहीं कर पाई 10 मिलियन न्यूजीलैंडर्स को। ये सिचुएशन आ गई थी। अचीवमेंट्स बात कर ली, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है? हालांकि अब तक आप बहुत सारी बता चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार जानना चाहूंगा कि करप्शन, रेड टेपिज्म, गवर्नमेंट, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नैनी स्टेट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, पैरट, केज्ड पैरट। मैं तो अभी कहता हूं, पैरट, आपने एक बार तोते को डोमेस्टिकेट कर लिया तो वो अपना कंधा ढूंढता है। पहले मनमोहन सिंह का कंधा था, मोदी जी का कंधा है, तो कंधे ढूंढ रहे हैं तोते, बेसिकली दैट। सो मेनी थिंग्स दैट आर द सेम, टेम्पल्स अंडर कंट्रोल, सो मेनी। सो द बीजेपी, और अब ये जो नया धोबीघाट वाला चला, दिस इज वेरी स्केरी, बिकॉज दिस, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जीत रही है, कोई इनको बताए कि ये जीत रहे हैं। बिकॉज वन थिंग इज विनिंग, टोटली अनदर थिंग इज विनिंग एट ऑल कॉस्ट। ये सब उस चक्कर में हो रहा है, वी वॉन्ट टू विन एट ऑल कॉस्ट। पवार ले, सारे करप्ट लोगों को ले लें। एक कोई बॉन्सर आता है गोवा में, एक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड रेप, मणिपुर में बीजेपी ने धरने किए हुए हैं, बीजेपी के लोग जेल गए हैं इनको जेल में डालने के लिए। आज वही किरित सोमैया जो है मुंबई के, मैंने ट्वीट किया था, जान लगा दी उन्होंने एक एनसीपी के लीडर को जेल में डालने, जान, एंड ही इज अ सीए, वेरी रिप्यूटेड पर्सन, वेरी ऑनेस्ट गाय। इतना ट्वीट किया उन्होंने, ये जेल में डालो, ये डॉक्यूमेंट दे वो। दैट गाय इज नाउ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और सिचुएशन ऐसी है कि अब वो बेचारे क्या करें, ट्वीट करेंगे, क्या करेंगे? ही इज स्टिल इन द बीजेपी। ट्वीट डिलीट करेंगे अब तो। वही कह रहा हूं कि भैया अच्छी प्रोफाइल है ये कि आपके पाप पर अगर कोई मिट्टी डाल पाए तो ऐसा बंदा एक जीवन में रखिए कि जैसे कुछ हो फट से आपके पुराने पाप को डिलीट कर दे। दिस इज समथिंग दैट, तो ये कॉमन आपको लगता है? टोटली। राहुल गांधी पे आते हैं सर, क्विकली जी। क्या राहुल गांधी, सॉरी, यूथ आइकन राहुल गांधी, न्याय यात्रा के प्रणेता, यू नो, टू मच हिंदी फॉर अ तमिलियन। सो राहुल गांधी, न्याय भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, बट दूसरा इट यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस, वो अलग बात है। तो सर, कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की जिद की वजह से क्या कांग्रेस बर्बाद हुई है या इस कगार पर पहुंची है? आप क्या इस पे आपका क्या कमेंट है? राहुल गांधी हो ना हो, एज अ लीडर इट इज इमेटीरियल। जो आदमी कुछ प्रॉमिस करे और फिर यू टर्न मार जाए, हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन? फार्म लॉज का एक एग्जांपल ले लीजिए, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, और इतनी सारी चीजें थी कांग्रेस की। मतलब बीजेपी, कभी कभी मैं कहता हूं कि भाई अपना मैनिफेस्टो तो बना लो। अभी तक 10 साल में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा किया है आपने। जितनी कांग्रेस, सीएए कांग्रेस का था ये। दे डिमांडेड सिटीजनशिप फॉर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज,
बांग्लादेशी माइनॉरिटीज कौन, मुस्लिम तो नहीं है ना, हिंदूज क्रिश्चियन और ये सब है। कांग्रेस डिमांडेड इट, लेकिन मोदी ने पूरा किया तो हाय हाय ये करो वो करो। फार्म लॉस कांग्रेस डिमांडेड इट, मोदी ने कहा। बुलेट ट्रेन कांग्रेस डिमांडेड, बड़े बड़े टॉलेस्ट फ्लैग कांग्रेस का था, जीएसटी कांग्रेस का था, एवरीथिंग वाज कांग्रेस प्रॉमिस। नर्मदा डैम 1961 में नेहरू जी ने फाउंडेशन स्टोन किया था, 2017 में मोदी ने बनाया। ये अभी सी लिंक बना था मुंबई में। दिस वाज कांग्रेस प्रॉमिस 1963, आई थिंक व्हेन नेहरू वाज अलाइव। मोदी फुलफिल्ड इट। तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, राहुल हो ना हो, बात कांग्रेस की है, राहुल की नहीं है। राहुल तो बेचारा बच्चों की तरह जो बोल, उसको खुद समझ नहीं क्या बोले। अभी देखो कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वेल्थ को। मतलब इट इज स्केरी, बियॉन्ड स्केरी। अगर ये बन जाए तो जैसे मैं कहता हूं ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद द बीजेपी, सो मेनी, बट देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज राइट विद द कांग्रेस, नॉट अ सिंगल थिंग। अब ये कह रहा है कि मैं सर्वे लूंगा पूरे देश की वेल्थ की और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। वैसे कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स बना हुआ घूम रहा है। इस चक्कर में तो रॉबर्ट वाड्रा स्टार्टेड वोटिंग फॉर द बीजेपी। कह रहा भाई क्या कर रहे हो, रीडिस्ट्रीब्यूट। इतनी मुश्किल से तो चुरा चुरा के मैं करोड़ों रुपए आया, तुम ये सब दे दोगे? मत करो राहुल भैया। हाँ ये इसको काट दो भाई जरा। सो द गाय एंड इज, सर दूसरा ही एपिसोड है पॉडकास्ट का, प्लीज थोड़ा रहम करें। गरीब जनता कैमरे के उस साइड भी बैठी है। कुछ लोग डेली उस पे आ रहे हैं। पहले कहा था मैं हर जगह सिर्फ एक बार बुलाया जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहली जगह होगी जहां आप दोबारा बुलाए जाएंगे, और शायद ये पहली जगह जहां पर इतने विस्तार में और डिटेल में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। राहुल इज स्केरी, बट इट इज नॉट राहुल, इट इज समथिंग दैट इज बिहाइंड राहुल जी। और कांग्रेस, कई लोगों ने सच बोला, देखो कांग्रेस भी नेशनलिस्ट थी, लेकिन अभी ये पूरे लेफ्टिस्ट से और ये जो लैप डॉग्स हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन सब लोगों ने इसकी कोटरी जो बन गई है ना। सो एक तो पहले ही शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम थी, ऊपर से और ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो बेचारा क्या करे। तो अगर मैं आपके अंदर के प्रशांत किशोर को निकालने की कोशिश करूं, जो कि शायद नहीं है, शायद इसको मतलब ऑडियो मत काटिएगा, विजुअल भले काट दे, कहां से निकालने पाए। तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को रिवाइव करने की या फिर से ट्रैक पे लाने की? 100%। क्या है वो? बीजेपी को फेस करे, बीजेपी की गलतियां जो कर रही है देश के जो हित में नहीं है वो प्रॉमिस करे। एक्चुअली वो प्रॉमिस करी हुई थी, लेकिन हैव द गट्स टू स्टैंड अप फॉर देम, हैव द गट्स टू स्टैंड अप फॉर देम। फार्म लॉज बीइंग द फर्स्ट वन, लैंड एक्विजिशन एक्ट, सीए। प्रॉमिस करना तो बड़ा आसान है, जैसे ही प्रॉमिस करते हो उसके बाद उस पर मुकर जाते हो आप। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो उठा के देखें 80s का, 70s का, बिफोर थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग मल्ड अप, इट वाज अ वेरी, इन टर्म्स ऑफ लविंग द कंट्री, आई थिंक इट वाज, आई वुड से, एट पार विद द बीजेपी। प्रॉब्लम क्या आती है जब ये ऑपोजिशन में आ जाते हैं ना, तो ये सब कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे बीजेपी इज ऑल्सो डूइंग बाय हुक और बाय क्रुक कांग्रेस। और अभी ये कल ही की बात है, 20 Naxal terrorists were gunned down by our brave security forces. कांग्रेस ने क्या कहा? मार्टर कह दिया उनको, शहीद। कैन यू इमेजिन? और ये वही कांग्रेस है जो कि दौड़ा दौड़ा के जितना नक्सलिज्म को कांग्रेस ने खत्म किया है ना, मैं आपको स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ, बीजेपी भी नहीं किया है। 70s को उठा के देख ली, सिद्धार्थ शंकर रे ने जो किया था, चिदम्बरम ने जो किया था, सलवा जुदम लाए और बहुत सारी, इट डिड अ लॉट। लेकिन जैसे ऑपोजिशन में आते हैं इन सब लोगों से मिल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट द साइकी इज। तो इफ द कांग्रेस रियलाइजेस इट्स सो इजी, मतलब इसमें प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है यार? जो देश हित में आप काम कर रहे हो वो करते रहो। इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग पीपल हु आर जनरेटिंग वेल्थ, यू टैक्स दैट वेल्थ नॉर्मली, justifiably, and then that's how you become prosperous. I'm not trying to reinvent the wheel here. मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये सब solutions आए हैं। भाई 100 साल से जो देश prosperous बने हैं, उन्होंने यही चीजें अपनाई हैं। वो ही करो यार, मतलब redistribution of wealth और ये सब hair brained ideas लाके, everything publicly owned, state owned, it destroys the country, and that is what they are. So if they stop doing that, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये रैपिड फायर से पहले वाला सेगमेंट है। तो रैपिड फायर भी आप मिस मत करिएगा। इसका नाम है ट्रोल बोल। तो मैं आपको अपने फोन में
कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, आप ही की फोटोज हैं वो, किसी और की नहीं है वो। Okay. और उन फोटोज पर ट्रोल्स ने क्या कमेंट किया है वो आपको पढ़ना है, बाकी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, आप फोन पर देख लीजिए। आधे ट्रोल तो मेरे मित्र ही होंगे। ये आप ले लीजिए और मैं एक एक करके लोगों को स्क्रीन पर भी, ये तस्वीर देखिए आपकी। इसमें आप फिल्टर कॉफी के साथ मैसूर पाक, और फिल्टर कॉफी की कई वीडियोस आपने वैसे भी डाली हैं और आपको पसंद है बहुत फिल्टर कॉफी राइट। सो इसमें एक बंदा लिखता है कि सपोर्ट तो ये चाय वाले का करता है पर पी रहा है कॉफी। हैशटैग हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है आनंद। गिल्टी, गिल्टी एज चार्ज्ड। राइट, नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये देखिए, ये तो नॉर्मल फोटो है लेकिन कमेंट बहुत अमेजिंग है कि ये आदमी केजरीवाल से भी ज्यादा ईमानदार है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट आनंद सर। हर डिबेट में ये कहते हैं जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, और ये बोल के हमेशा 30 सेकेंड से ज्यादा लेते हैं। सो नेक्स्ट फोटो आपके फ्रेंड जय साई दीपक के साथ, जहां पर आपके लिए उन्होंने फ्री में केस लड़ा था, तो आपने एक पोस्ट किया था अप्रिशिएट करते हुए उनको। तो उस पे किसी ने कमेंट किया है कि जय साई दीपक से फ्री में केस लड़वाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अच्छा ये नहीं, पर मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे Please. रौनक जी कि फ्री में केस नहीं लड़ा था, बहुत ही डिमांडिंग है जैसाई जी। एक कचौड़ी थी। कचौड़ी मांगी थी, क्लब कचौड़ी जी। जो कि कोलकाता में फिर मैंने उनको खिलाई। वाह, बहुत बढ़िया। फोन सर वापस दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आपको फोन नहीं दूंगा। रैपिड फायर, क्विक रैपिड फायर, जितना छोटा आंसर हो सके, 1 वर्ड होगा तो उससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी अगर आपको लिफ्ट में मिल गए और आपको उनसे सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो क्या पूछेंगे आप उनसे? तो पहले तो लिफ्ट को रोकूंगा मैं वहां पे। नीचे सब हड़बड़ा जाएंगे, क्या हो गया, अमित शाह जी वगैरह नीचे ही खड़े हो गए थे, कहेंगे ये क्या कर दिया भाई, ये तो अटैक। मैं कहूंगा मोदी जी सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्या आप घबरा गए थे जब राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया था कोर्ट ने? आप घबरा गए थे कि बीजेपी की 100 सीटें तो गई अब, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रचारक अब जेल में होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए मोदी जी। मोदी जी के बाद बीजेपी में आपको कौन लगता है पीएम कैंडिडेट कि ये बन सकते हैं प्रधानमंत्री अगले? मेरा एक क्लिप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वायरल हो गया था, वो मजाक में मैंने कहा था, बट वो सीक्वेंसेस आई वुड से ईरिली, आई वुड से क्वाइट ट्रू। प्लीज। आई थिंक अमित शाह लॉजिकल, उसके बाद तो मुझे लगता है 2026 में मोदी जी कहेंगे अब मित्रों अब बहुत हो गया, मैं तो फकीर था, मैं झोला टांगा और मैं या कावड़िया लेके मैं निकल जाऊं, केदारनाथ निकल जाऊंगा। तो अब अमित शाह जी, ठीक है, 26 to 29, उसके बाद योगी आ रहे हैं। ओके। और बरनौल की सेल्स देखिए बढ़ेंगी, लेकिन योगी जी कहेंगे कम है, मतलब अभी वो आर्टिकुलेटेड लॉरीज की बरनौल आ रही है, हेलीकॉप्टर से बरसात नहीं हो रही बरनौल की, तो एक टर्म और होगा फिर उनका। ओ हाँ, उसके बाद हेमंत आ गए, उसके बाद यंगस्टर्स, जो अब यंगस्टर्स हैं तब भी रहे, भाई यूथ आइकॉन सिर्फ राहुल ही क्यों रहे? करेक्ट, एक ही पार्टी में थोड़ी है सब। बिल्कुल, तेजस्वी सूर्या विल बी देयर, अन्नामलाई विल बी देयर, फैंटास्टिक पर्सन, एंड देन फिर जैसाई का तब तक आएगा, जैसाई का। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि राहुल गांधी ऑल थ्रू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहेंगे, होना भी चाहिए उनको। चलिए, पीओके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए क्या भारत को? यस, इट इज लेजिटिमेटली आवर टेरिटरी, और ये तो वही चाचा जी पहुंच गए थे वहाँ, यूएन पहुंच गए और मॉरेटोरियम लगा दिया था। पटेल वॉज वेरी अनॉयड, सरदार पटेल ने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे यार, मतलब पर अगर आप देखें तो पीओके वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट नेहरू जी बार्टर्ड। स्काई चिन ले लीजिए आप, अभी ये जो श्रीलंकन जो आइलैंड है टेरिटरी वो हमने दी, कोको आइलैंड्स, बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जो चचा ने कहा कि जैसे होता है वो हार पहनते थे राजा महाराजा, और कुछ अच्छा लगा, लगान में भी है ना, वो जीते तो ऐसे हार कुलभूषण करमदा ने ऐसे निकालने की कोशिश करी थी। तो वो हार में ना इंडियन टेरिटरीज थी चचा के हाथ पे, ऐसे अरे ये कोको आइलैंड चाह रहे हैं ये ले, अरे श्रीलंका को चाहिए ये ले लो। नेपाल के किंग ने कहा कि भाई ये नेपाल आ जाता है, मर्ज कर जाता है। ग्वादर पोर्ट वालों ने कहा, मतलब ओमान ने कहा ये ले लो, चचा ने नहीं भाई हम नहीं लेंगे। अमेरिका ने कहा भाई सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे दे आपको, रशिया ने कहा दे दे नहीं, चाइना को दो पहले। ये बहुत गलत बात होगी अगर इंडिया को मिल जाए, चाइना जैसी कंट्री को ना मिले। तो चाचा जहां पे भी हैं खुश रहे। हिचकी आ रही होगी सर ऐसा।
किसी आदमी में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंप्रेस करती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर या इंटेलेक्ट? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सेंस ऑफ ह्यूमर मिंगल्ड विद इंटेलेक्ट, आई वुड से. जो आपका ही तो उसमें राहुल गांधी इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन. रीडिंग हैबिट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा. रेकमेंड करेंगे कुछ बुक्स, 1, 2 या 3, जो भी आपको लगे, जो आपके दिमाग में आती है, जो लोगों को, बच्चों को पढ़नी चाहिए. हाँ, अब फिक्शन, आई प्रेफर फिक्शन. तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ आई थिंक वुड बी. अरे बाबा, आज तो गए तुम जेल में गए. मैं ये कहाँ आ गया? मैंने ये किसको बुलाया? अब मैं ये जब इसको एडिट कर रहा हूँ ना, तो मैं सोचूंगा इसमें क्या रखूं. आनंद रंगनाथन जी आए, चाय के कप रखे, आनंद रंगनाथन जी गए. शॉर्टेस्ट पॉडकास्ट. Shortest ever. No, but I would say one of the greatest books ever written would be The Grapes of Wrath by Steinbeck. Okay. Absolutely tremendous. And everything by Naipaul. Read everything by Naipaul except I think 1 or 2 things you leave out because ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने Naipaul सारा खत्म कर दिया. You know, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक अमेजिंग राइटर की सब चीज पढ़ लेता हूँ. मुझे लगता है वो मेरे लिए अब नहीं रहा, मेरा दोस्त नहीं रहा, तो मैं हमेशा एक स्टोरी छोड़ देता हूँ. तो अभी भी मैंने नायपॉल की एक स्टोरी छोड़ी हुई है. अच्छा. पीजी वुडहाउस की एक स्टोरी छोड़ी हुई है. ऐसे मैं ये आपकी एक ऐसी खराब आदत जो आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे? माई लव फॉर स्वीट्स. स्वीट्स. आई वुड स्टिल से राइट नाउ अब मैं शुगर फ्री मैसूर पाक ढूंढता रहता हूँ. मिलती है आपको? बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से. बट या आई मीन लव फॉर स्वीट्स इज समथिंग दैट या. और भारत को लेकर ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है दुनिया में किसी और देश में नहीं है? आई थिंक एक तरह से क्लीशे ही होगा अगर हम रेजिलियंस कहें. लेकिन जो सहने की क्षमता है ना, कभी कभी ये एक डाउनसाइड भी है कि हम लोग कंप्लेन नहीं करते. सह लेंगे, थोड़ा सह लेते हैं. अगर कंप्लेन करें तो हो सकता है चीज़ें बेटर हों, लेकिन वो मैकेनिज्म्स अभी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है कंप्लेनिंग के. मैंने आपको फार्मर्स का एग्जांपल दिया. फार्मर्स शुड हैव कंप्लेन. जब 250 मिलियन फार्मर्स के अगेंस्ट कुछ चीज़ आपने कर दी रिपील करके, वो बेचारे शांति से उन्होंने सह लिया. वो जिन्होंने नहीं सहा वो 2-3 मिलियन थे जो कि गलत काम कर रहे थे, उनको रिवॉर्ड मिला. जिनको मिलना चाहिए था रिवॉर्ड, उनको नहीं मिला. तो ऐसे ही लोग ये जितने भी देखिए, आप एक चीज पहचानिए रौनक, हम बाय हुक और बाय क्रुक जिस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में आते हैं हम लोग, हमें गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं. आप खुद सोचिए, हमें टॉयलेट चाहिए? नहीं चाहिए. हमें किस चीज के लिए गवर्नमेंट चाहिए? थिंक अबाउट इट. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रिक्वायर्ड दी सर्विसेज ऑफ अ गवर्नमेंट? मे बी हाईवे वगैरह पर, वो भी आप कह सकते हैं कि लॉजिकली आई एम प्रिपेयर्ड टू पे मोर. प्राइवेट एंटिटी आके मेरे लिए हाईवे बना दे, प्राइवेट एंटिटी मेरे लिए एयरपोर्ट बना दे, ये वो. वी डोंट नीड द गवर्नमेंट, बट देयर आर पीपल हु नीड द गवर्नमेंट एंड दे मस्ट डिमांड दोज सर्विसेज. तो एक तरह से ये हमारा सहनशीलता कह लीजिए, बहुत अच्छी वर्च्यू भी है, लेकिन ये वाइस बन जाती है कि अब भूल जाएं कि लोग डिमांड कैसे करें. ये प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही एंगेजिंग और बहुत ही मजेदार और मेरे लिए बहुत ज्यादा सीखने लायक. इनफैक्ट जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए सीखने लायक भी, हंसने लायक भी, और ताने लायक भी, और कुछ लोगों के लिए बर्नौल लायक भी ये कॉन्वर्सेशन रहा. मुझे वो याद आ रहा है रौनक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आई हैड सच ग्रेट फन. लेकिन वो शोले का है ना, अब ज्यादा तो नहीं बोल दिया पार्टनर? तो आप कहोगे बोल ही दिया है तो देख लेंगे. डाल देना, देखते हैं, गालियां पड़ेंगी. सह लेंगे थोड़ा. सह लेंगे पार्टनर. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आपने इस पॉडकास्ट को देखा, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बर्नौल लायक लगी, कौन सी बात आपको लगता है कि अगली पॉडकास्ट में या जब फिर से हम सर से मिले, डॉक्टर आनंद रंगनाथन से मिले, तो हम उनसे करें, तो वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. उस खुलेपन का फायदा उठाएं और भर डालें. और अगला गेस्ट कौन होगा मैं सर से ही पूछूंगा, पर कुछ लोग और आने वाले हैं इस पॉडकास्ट में. सो थैंक यू वेरी मच. आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा. प्लीज इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा. और अगला तो मैं अभी बता दूं आपको, जे साई दीपक. मैं भी उनसे कहूंगा जी कि ही मस्ट. थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन वंस अगेन फॉर वाचिंग. एंड सर और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स. मतलब मैं फोटो लेता हूँ, आप